तुम खामखा परेशान हो रही हो तहजीब। मैंने उसके दोनों शानों पर हाथ रख कर उसे बेड पर बिठा दिया। मैं तो ऐसे लम्हात को एक नेमत समझता हूँ। तहजीब ने उलझे हुए अंदाज में कहा, मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। कौन से लम्हात को नेमत समझते हो? मैंने तहजीब के बराबर बैठते हुए कहा, वो लम्हात जब मैं किसी की कैद में होता हूँ। ऐसे में मैं तमाम तफक्कुरात जहन से झटक देता हूँ। ये कोई आराम करने का सुनहरी मौका होता है। तहजीब ने हैरत से मुझे देखा। किसी की कैद में भला आराम कैसे मिल सकता है? मैंने उसकी जुल्फों से खेलते हुए कहा, आराम और सुकून किसी बैरूनी चीज का नाम तो नहीं, ये सब तो हमारे अंदर होता है। आदमी को खुद पर इतना इख्तियार तो होना चाहिए कि जब जरूरत हो अपने जहन से हर किस्म के तफक्कुरात को झटक दे। जहन पर कोई बोझ ना हो तो हर किस्म के हालात में आराम मिल सकता है, वरना नहीं। तहजीब ने कहा, एक हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है ली, लेकिन बाज मकामात पर आदमी बेइख्तियार भी तो हो जाता है, जैसे मैं तुम्हारे मामले में बेइख्तियार हूँ। उसने अपना सर मेरे शाने पर रख दिया। मैंने कहा, यह बेइख्तियारी यकतरफा तो नहीं है मेरी जान। तुम्हारे मामले में तो मैं खुद को भी बेइख्तियार ही पाता हूँ। वो बोली, तो फिर ये क्या है अली, हमारे दरमियान इस कदर फासले क्यों हैं? हम एक क्यों नहीं हो जाते? मैंने कहा, मेरा ख्याल इसके बरक्स है। फासले तो बहुत दूर की बात है, हमारे दरमियान तो 1 इंच का भी फासला नहीं है। देख नहीं रही तुम्हारा सर मेरे शाने पर है। वो बोली, तुम गैर मामूली आदमी हो अली, हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो, वरना किसी को यूं जहन से झटक देना आसान नहीं होता। मैंने कहा, तुम गलत समझ रही हो तहसीब। मैंने ये कहा था कि हम लोग जिस अंदाज की जिंदगी गुजारते हैं उसमें हमें काम की ज्यादती का सामना होता है, जिसकी वजह से हम बेआरामी का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा जब कभी हम किसी की कैद में चले जाएं तो हमें आराम करने का एक बेहतर मौका मयस्सर आ जाता है। कैद से निकलने का मौका मिल जाए तो हमारी कारकर्दगी पहले की निस्बत बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर कैद के दौरान हम बेआरामी का शिकार हो रहे हों तो जाहिर है बाद में हमारी कारकर्दगी पहले से कमतर हो जाएगी। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर हम जैसे लोगों की कारकर्दगी मुतासिर हो जाए तो हमें किस किस्म के नताइज का सामना करना पड़ जाएगा। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं जब जिसे चाहूँ अपने जहन से झटक सकता हूँ। तुमसे दूरी के दिनों में जब भी मैं कैद हुआ, तुम्हारी यादों की किंदील ही ने तो मुझे राह दिखाई। तहजीब ने सर उठाकर मेरी आंखों में देखा। बोली, सच कह रहे हो तुम? मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो तहजीब, मुझे तकलीफ होती है। मैंने उसका फूल सा चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेते हुए कहा, 2 अफराद के ताल्लुक के दरमियान एतबार बुनियादी चीज होती है। 2 मोहब्बत करने वालों के दरमियान अगर बुनियादी उनसर उनका हो जाए तो प्यार की फलकबोस इमारत लम्हा भर में जमीन बोस हो जाती है। मोहब्बत करने वाले तो एक दूसरे के जज्बात और एहसासात तक पढ़ लेते हैं, उन्हें ज़बानी वादों और यकीन दहानियों से दूर का भी वास्ता नहीं होता। मोहब्बत करने वाले बेएतबार नहीं होते, जो बेएतबार होते हैं वो मोहब्बत करने के फन से ही ना आशना होते हैं। एक बहुत कीमती दौलत से महरूम होते हैं। ऐसी दौलत से महरूम होते हैं जो दुनिया के किसी बाजार में फरोख्त नहीं होती, किसी भी कीमत पर हासिल नहीं की जा सकती। बेएतबार लोग अपनी जिंदगी को खुद अपने ही हाथों से जहन्नम बना लेते हैं। हर शख्स को बेएतबारी की कसौटी पर परखना उनकी आदत होती है, इससे किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बेएतबारी की भट्टी में सुलगते हुए वो खुद अपने वजूद को आतिशकदा बना लेते हैं। तहजीब ने शर्मिंदगी से कहा, वाकई मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था अली, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने हंसकर कहा, अब तुम दूसरी गलती कर रही हो। क्या मोहब्बत करने वालों को आपस में एक दूसरे से माजरत करने की जरूरत होती है? वो फिर बोली, ओह मुझे माफ कर देना, मालूम नहीं मुझे क्या हो गया है, पहले तो कभी मैंने तुमसे ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं की। मैंने कहा, हर किस्म के खदशात जहन से निकाल दो तहजीब, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी। भूल जाओ कि तुम किसी गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हो, किसी की कैद में हो। तहजीब ने कहा, कैसे भूल जाऊं अली? उसके लहजे में अचानक ही जिंदगी लौट आई थी। कैसे भूल जाऊं कि तुमने मुझे अपना कैदी बना रखा है। मैंने चौंक कर उसे देखा, फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, हालांकि ये गलत है, मैं तो खुद तुम्हारी जुल्फों का असीर हूँ। वो बोली, ये मेरी खुशकिस्मती है अली कि तुम जैसा नाकाबिल तस्खीर आदमी ये बात कह रहा है। अपनी इस खुशबख्ती पर मैं जितना भी नाज करूं कम है। मैंने कहा, नाकाबिल शिकस्त और नाकाबिल तस्खीर होने का तसव्वुर सिरे से गलत है। हर चीज का एक वक्त होता है, वक्त आ जाता है तो उससे किसी को मफर नहीं होता। जब मेरे तस्खीर होने का वक्त आया तो तुम मुझे मिल गई और मैं तुम्हारे हाथों तस्खीर हो गया। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो अपनी तस्खीर का एतराफ़ कर लेता या फिर हकीकत से फरार इख्तियार करने की कोशिश करता। मैंने पहला रास्ता इख्तियार करने को तरजीह दी, इसलिए कि हकीकत तो नाकाबिल तरदीद होती है, उससे कोई फरार हो ही नहीं सकता, लिहाजा उसे तस्लीम कर लेने में ही आफियत है। बाज़ लोग महज ज़बानी तरदीद करके समझ लेते हैं कि उन्होंने हकीकत से फरार हासिल कर लिया है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। सिर्फ ज़बानी इनकार से अगर हक़ाइक़ तब्दील हो जाया करते तो आज दुनिया की तारीख बहुत मुख्तलिफ होती। वो बोली, आज बड़े फ़लसफ़ियाना मूड में नजर आ रहे हो तुम, खैरियत तो है? मैंने तस्दीक की, कहा, फ़लसफ़ियाना मूड में नहीं, हकीकत पसंदाना मूड में। अभी अभी मौत के मुंह से बचकर निकला हूं ना।
आदमी जब भी मौत को बहुत करीब से देखता है कुछ ज्यादा ही हकीकत पसंद हो जाता है, इसलिए कि मौत से बड़ी कोई हकीकत नहीं है। तहजीब बोली, हमलावरों के बारे में कुछ अंदाजा लगाया तुमने? वो लोग कौन हो सकते हैं? मैंने कहा, ये बात तो साफ जाहिर है कि वो जो कोई भी थे डी फॉस्टर के मसरूका फार्मूलों की तलाश में थे। तहजीब बोली, लेकिन उस कैंप से उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? उन्होंने बेवजह ही इतने बहुत से बेगुनाहों का खून कर दिया। मैंने कहा, इस कैंप का ताल्लुक किंग एटलस से है। उन्हें कहीं से मालूम हो गया होगा कि डी फॉस्टर किंग एटलस की पनाह में है। तहजीब बोली, तो उन्हें किंग एटलस पर बराह रास्त हाथ डालना चाहिए था। कैंप में मौजूद सयाहों ने उनका क्या बिगाड़ा था? मैंने कहा, हर एक अपना अपना तरीक़ाकार होता है तहजीब। हो सकता है उन लोगों का मकसद ये रहा हो कि पहले कैंप में खौफ व हरास फैला दिया जाए। जाहिर है कैंप में तबाही फैलने से किंग एटलस के आसाब मुतासिर होंगे। उसके बाद दूसरे या तीसरे मरहले में वो किंग पर बराह रास्त चढ़ाई कर सकते हैं। उस वक्त तक किंग की कुव्वत मज़ाहमत खासी कम हो चुकी होगी। तहजीब बोली, ये तो खुली हुई दरिंदगी है ली। अपना मकसद हासिल करने के लिए बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने को दुनिया का कौन सा मजहब जायज करार देता है? मैंने कहा, मेरे ख्याल में हर सीक्रेट एजेंट किसी न किसी हद तक दरिंदा सिफत जरूर होता है। फिर वो लोग जिन फार्मूलों के चक्कर में हैं उनकी मकसदियत भी इसके अलावा कुछ नहीं है कि दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई जाए। चंद बड़ी ताकतों के दरमियान अपनी बरतरी का सिक्का मनवाने की जिद्दोजहद चल रही है। इस मकसद के लिए वो हमा वक्त मोहलक से मोहलक हथियार बनाने के ख्वाहां रहते हैं। अब यही देख लो कि उन्हें कहीं से सुनगुन मिल गई है कि डी फॉस्टर नामी एक शख्स ने अमेरिका से जौहरी हथियारों के कुछ फार्मूले चुरा लिए हैं और उन्होंने अपने एजेंट मैदान में उतार दिए हैं। उन लोगों का इंसानियत से दूर का भी वास्ता नहीं है। उन्हें तो हर हाल में वो फार्मूले दरकार हैं, खा उसके लिए उन्हें कितना ही कश्तो खून क्यों ना करना पड़े। तहजीब ने कहा, गोया इस तरह ये बात पाया सबूत को पहुंच गई कि डी फॉस्टर वाले मामले में किंग एटलस मुलव्विस है। मैंने कहा, हाँ तहजीब, कैंप पर जिस तरह से हमला किया गया है उससे तो यही जाहिर होता है। वो बोली, लेकिन हमने एक बात नजरअंदाज कर दी है। किंग मनशियात का कारोबार करता है और इस इलाके में इस किस्म के और भी बहुत से कैंप हैं। मैंने कहा, इसके लिए हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि क्या कोई गिरोह इतना मुनज़्ज़म है कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का हमला कर सके। तहजीब ने कहा, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है किसी मकामी गिरोह में इतना बड़ा हमला करने की सलाहियत नहीं। मैंने कहा, मेरा भी अंदाजा यही है। हमला गैर मामूली नौयत का था जिससे बड़ी तबाही फैली है। ये काम बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म लोग ही कर सकते हैं। तहजीब ने पूछा, क्या किसी एक मुल्क के सीक्रेट एजेंट इतनी बड़ी तादाद में खुफिया तौर पर किसी मुल्क में दाखिल हो सकते हैं? मैंने कहा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। सीक्रेट एजेंट किसी भी मुल्क का एक बेशकीमत सरमाया होते हैं और कोई भी मुल्क किसी एक मुहिम में ज्यादा सीक्रेट एजेंट इस्तेमाल करने से गुरेज करता है। गो कि ये मामला इंतहाई अहम नौयत का है, ताहम फिर भी कोई मुल्क इतनी बड़ी तादाद में सीक्रेट एजेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता है कि इस हमले की पुष्ट पर तो किसी मुल्क के सीक्रेट एजेंट ही थे, मगर उन्होंने अपनी मकसद बरारी के लिए मकामी गुंडों की खिदमात हासिल कर ली होंगी। तहजीब ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। बोली, ये उलझा हुआ मामला है और किंग एटलस या उसके आदमी ही इसे सुलझा सकते हैं। मैंने कहा, तुम ये सोचो कि अगर ये कोई गैर मुतल्लिक लोग थे तो उन्होंने खास तौर पर हम दोनों पर क्यों हमला किया? तहजीब बोली, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे मुखालिफिन हमारी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं? मैंने कहा, जिस तरह से हमें घेरने की कोशिश की गई है उसके पेश नज़र इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? तहजीब ने कहा, गोया ये बात साबित हो गई कि हमलावरों का ताल्लुक किसी मुखालिफ कैंप से ही था। मैंने कहा, हाँ, और अब मैं इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि अगर डी फॉस्टर वाकई किंग एटलस की ही पनाह में है तो उसने उसे कहाँ रखा होगा? तहजीब ने हैरत से कहा, क्या तुम इस बात पर शुबा जाहिर कर रहे हो कि डी फॉस्टर को किंग एटलस की पुष्ट पनाही हासिल है? मैंने कहा, हरगिज नहीं। इस बात पर तो हम पहले ही मुत्तफिक हो चुके हैं कि डी फॉस्टर किंग एटलस की ही पनाह में है, लेकिन अब मैंने उसके साथ साथ ये नतीजा भी अखज़ किया है कि किंग एटलस ने डी फॉस्टर को कम अज कम इस कैंप में तो हरगिज नहीं रखा। तहजीब बोली, ये बात तो करीने कयास है कि उसने उसे इस कैंप से अलग ही रखा होगा। मैंने कहा, सवाल पैदा ही नहीं होता। किंग एटलस इतना बड़ा कैंप चला रहा है, वो इतना बेवकूफ़ कभी नहीं हो सकता कि उसे किसी भी ऐसी जगह पनाह दे जिससे उसका कोई ज़ाहिरी ताल्लुक हो। तहजीब हंस पड़ी। बोली, चले थे किंग एटलस से मालूमात हासिल करने और खुद उसी के कैदी बन गए। मैंने बेपरवाही से कहा, ऐसा भी होता है, नशेब फराज तो आते ही रहते हैं। वो बोली, लेकिन अली, किंग एटलस से डी फॉस्टर के बारे में कुछ उगलवाना कार दारद होगा। मैंने कहा, हाँ, इसके लिए हमें दूर अंदेशी से काम लेना होगा। किंग एटलस को शुबा भी हो गया कि हम डी फॉस्टर के चक्कर में यहाँ आए हैं तो बस मामला खत्म ही समझो। हम आपस में दुनिया जहान की बातें करते रहे। फिर कुछ देर के बाद एक शख्स हमारे लिए खाना ले आया। मैंने उसे पूछा, किंग एटलस वापस नहीं आया? उसने जवाब दिया, नहीं। मैंने पूछा, कब तक वापसी की तवक्को है? वो बोला, कुछ नहीं कहा जा सकता, उसकी वापसी तक तुम आराम से रहो। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ने खाना खाया
और उसके बाद कुछ देर बातें करने के बाद जल्द ही सो गए। खाने के बाद वही शख्स जो खाना लाया था खाने के बर्तन वापस ले गया। सुबह दरवाजा खटखटाए जाने पर मेरी आंख खुली। मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने उठकर दरवाजा खोला जो सोने से कबल मैंने अंदर से बंद कर लिया था। दरवाजे पर वही दोनों अफराद खड़े थे जो हमें यहाँ लेकर आए थे। वो बोला, किंग एटलस आ गया है और फौरी तौर पर तुम दोनों से मिलना चाहता है। मैंने पलटकर बेड की तरफ देखा। तहजीब उठ चुकी थी। उसने आंखें मलते हुए पूछा, क्या बात है अली? मैंने कहा, किंग एटलस वापस आ गया है और उसने हम दोनों को बुलवाया है। तहजीब फौरन ही बेड से उतर आई और हम दोनों को उस बड़े कमरे में ले जाया गया जहाँ किंग एटलस कई अफराद के साथ मौजूद था। हमें देखते ही किंग एटलस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें शब्बेदारी की वजह से सुर्ख हो रही थीं। चेहरे पर थकन के साथ साथ अफसुर्दगी के भी आसार थे। वो दुबला पतला और लंबे कद का आदमी था। मैं और तहजीब रुक गए। हमारे और किंग एटलस के दरमियान तकरीबन 10 फुट का फासला था। किंग एटलस के दोनों हाथ कोट की जेबों में थे। उसने अपने होंठ भींच रखे थे और उसकी उकाबी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। उसने कहा, तुम दोनों के बारे में मुझे बताया गया है कि तुम्हें मशकूक हालत में पकड़ा गया है। उसकी आवाज उसके जुस्से के बरक्स खासी भारी थी। मैंने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, ये गलत है किंग। हमें सिर्फ इस बुनियाद पर मशकूक समझ लिया गया कि हमारे पास राइफलें मौजूद थीं। वो बोला, तुम पर शुबा है कि तुम्हारा ताल्लुक हमला आवरों से है। तुम्हारे पास से बरामद होने वाली राइफलें रूसी साख्त की हैं जो यहाँ दस्तयाब नहीं होती। मैंने कहा, हम दोनों चहल कदमी की गरज से कैंप से जरा दूर निकल गए थे कि अचानक कैंप पर हमला हो गया। हमने चट्टानों की आड़ में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कुछ स्याहपोश मौजूद थे जिन्होंने हम पर भी हमला कर दिया। मजबूरन हमें उनसे मुकाबला करना पड़ा। वो राइफलें हमने हमलावरों से ही छीनी थी। किंग ने दुरुस्त लहजे में कहा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है लड़के कि तुम किस किस्म का बयान दे रहे हो। किंग की आंखों में धूल झोंकने की सजा मौत है। तुम जरा अपनी उम्र देखो और अपने बयान पर गौर करो। तुम भला उन मुनज़्ज़म लोगों से क्या मुकाबला करोगे? राइफलें उनसे छीन ली। उसका अंदाज मजे का खेज हो गया। और ये लड़की, क्या इसने भी उन लोगों का मुकाबला किया था? मैंने कहा, हाँ, इसने भी उनका मुकाबला किया था। 3 अफराद को इसने ठिकाने लगाया और 5 मेरे हाथों लुक़्मा अजल बने। गोया इस मुकाबले में उनके कम से कम 8 अफराद मारे गए। 9वें आदमी के बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि वो मेरे हाथों बहुत बुरी तरह पिटा था। मालूम नहीं कि वो जिंदा बचा होगा या वो भी मर चुका होगा। किंग एटलस ने मुझे सर से पैर तक घूरा। उसने सर्द लहजे में कहा, तुम अब भी अपने बयान पर अड़े हुए हो। मालूम होता है मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। याद रखो, तुम्हें हकीकत हर हाल में उगलना पड़ेगी, वरना तुम पर ऐसा तशद्दुद किया जाएगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा, मैंने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज हकीकत पर मबनी है। मेरा ख्याल है उन लोगों की लाशें अब भी वहीं मौजूद होंगी। चलकर देख क्यों नहीं लेते? किंग मुझे घूरने लगा। कुछ देर घूरते रहने के बाद बोला, फर्ज करो वहां लाशें मिल गईं, तो तुम ये कैसे साबित करोगे कि उनकी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो? मैंने कहा, क्या लाशें मिलने से मेरे बयान की तस्दीक नहीं हो जाएगी? उसके बाद भी अगर तुम मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हुए तो मेरे बयान को गलत साबित करना तुम्हारा काम है। किंग किसी सांप की तरह फुनकारा। क्या मतलब? मैंने कहा, पूरे कैंप में से तुम्हें कोई ऐसा शख्स फराहम करना होगा जो उन लोगों को हलाक करने का दावेदार हो। किंग एटलस गुर्राया। अगर तुमने किंग के दुश्मनों से मुकाबला किया है तो किंग तुम्हें सर आंखों पर बिठाएगा, और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो उसने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया और अपने आदमियों को चलने का हुक्म दिया। हम पैदल ही उस चट्टानी सिलसिले की तरफ निकल खड़े हुए जहां रात मैंने और तहजीब ने नामालूम हमलावरों का मुकाबला किया था। बाहर इतना उजाला फैल चुका था कि बासानी देखा जा सकता था। सूरज तुलू होने में कुछ ही देर रह गई थी। किंग के एक साथी ने किंग को बताया, ये लोग उस चट्टान के करीब खड़े पाए गए थे। किंग हमारी तरफ मुड़ा। बताओ वो लाशें कहाँ हैं? मैंने हाथ से इशारा किया उस तरफ और उन लोगों को चट्टान के अकब में ले गया। चट्टान के अकब में पहुंचते ही किंग एटलस छिटक गया। उसने वहां पड़ी हुई 3 लाशें देख ली। तीनों स्याहपोश थे। उनमें से 2 तहजीब की गोलियों का निशाना बने थे और तीसरा शख्स जिसकी मैंने पिटाई की थी वो भी मर चुका था। किंग झपट कर आगे बढ़ा और उन्हें उलटकर उनके चेहरे देखने लगा। वो बड़बड़ाया, 3 मकामी आदमी हैं। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे हाथों 9 अफराद मारे गए हैं। मैंने कहा, अगर उनके साथी उनकी लाशें उठाकर नहीं ले गए तो उन्हें चट्टान के ऊपर होना चाहिए। किंग ने अपने आदमियों से कहा, जाओ चट्टान का जायजा लेकर आओ और फौरन मुझे रिपोर्ट दो। वो दोनों अफराद चले गए और किंग मुझे घूरने लगा, मगर मैं तहजीब को देख रहा था जो शुरू से अब तक कुछ नहीं बोली थी। दोनों अफराद जल्द ही वापस आए और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि चट्टान के ऊपर 6 अफराद की लाशें मौजूद हैं। किंग ने मुस्तरिबाना अंदाज में पूछा, तुमने उनके चेहरे देखे? वो मकामी हैं या? उसने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। उनमें से एक आदमी ने कहा, 5 अफराद तो मकामी हैं, छठे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। किंग के लहजे में बेताबी थी। क्यों? आदमी बोला, उसके परखचे उड़ गए हैं। मालूम होता है उस पर बम मारा गया है। किंग तेजी से मेरी तरफ मुड़ा।
उसने मशकूक लहजे में पूछा, तुम्हारे पास बम कहाँ से आया? मेरी बजाय तहजीब ने जवाब दिया, हमारे पास कोई बम नहीं था, वो हम पर बम फेंकने जा रहा था। पिन भी खींच चुका था कि इत्तेफाकन मेरी नजर पड़ गई और मैंने उस पर गोली चला दी। अगर मुझे फायर करने में एक लम्हे की भी ताखीर होती तो उसने बम फेंक दिया होता और उसकी बजाय हमारे परखचे उड़ गए होते। किंग की आंखों में हैरत का शदीद तासुर उभरा। बोला, तुम लोगों ने उनसे राइफलें कैसे छीनी? मैंने कहा, 2 अफराद ने हम पर छलांग लगाई थी। अगर उन्होंने खामोशी से हमें गोली मार दी होती तो हम ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा न होते, मगर उनसे हिमाकत सरजद हो गई जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। हमने उनसे राइफलें छीन ली। उस वक्त शायद उनके साथी करीब मौजूद नहीं थे, वो बाद में यहाँ पहुंचे होंगे। बहरहाल अब हमारे लिए क्या हुक्म है? किंग ने उलझे हुए अंदाज में कहा। जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो खासा नाकाबिल यकीन है, ताहम इससे इनकार भी मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि तुम दोनों ने ये सब कुछ कैसे किया होगा। मैं ज्यादा देर यहाँ रुक भी नहीं सकता, इसलिए कि पुलिस यहाँ पहुंचने वाली होगी और मुझे खुद सारे मामलात निपटाने होंगे। तुम मेरे आदमियों के साथ वापस चले जाओ। तहजीब ने कहा, क्या हम कैदियों की हैसियत में ही रहेंगे? किंग ने कहा, नहीं, तुम किंग के मौजूद मेहमानों की हैसियत से रहोगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किंग एहसान फरामोश नहीं, बहादुरों की कदर करना जानता है। मैंने पूछा, क्या हमारे कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी होगी? वो बोला, हरगिज नहीं, तुम जहाँ चाहो जा सकते हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम अभी कैंप छोड़कर न जाओ। मैं तुमसे तफसीली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैंने कहा, यह हमारे लिए एजाज है कि किंग एटलस ने हमें किसी काबिल समझा। हम कैंप से बाहर नहीं जाएंगे। मैं और तहजीब किंग के एक आदमी के साथ चौबी मकान में वापस आ गए। हमारे साथ आने वाले ने कहा, आप लोग नहा धोकर तैयार हो जाएं, मैं नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। उसने बाथरूम तक हमारी रहनुमाई की। कुछ देर बाद मैं और तहजीब इंतहाई पुरतकल्लुफ नाश्ता करने में मसरूफ थे। नाश्ते की मेज पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैंने कहा, तुमने सुन लिया तहजीब? वो राइफलें रूसी साख्त की थीं, गोया हमलावरों के अक़ब में रूसी एजेंट ही थे। तहजीब ने ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ अली, मालूम नहीं उन लोगों ने कितने मकामी गुंडों की खिदमात हासिल कर रखी होंगी। मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तहजीब। अब यही देख लो कि किंग एटलस तक हमारे अलावा किसी शख्स की रसाई भी नहीं हो सकती। तहजीब बोली, लेकिन असल मामला तो वहीं का वहीं है। डी फॉस्टर के बारे में उससे मालूमात कैसे हासिल होंगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। आखिर किंग एटलस हमारा ममनून एहसान है, लेकिन उससे बराह रास्त पुछगिछ खतरनाक साबित हो सकती है। तहजीब ने कहा, मैं समझती हूँ। वो सारा दिन हमने उसी चौबी कैबिन में गुजार दिया। किंग एटलस दोपहर के वक्त वापस आ गया था, मगर वो आते ही सो गया था, इसलिए उससे हमारी कोई बात नहीं हो सकी। शाम 7 बजे के करीब उससे मुलाकात हुई। उस वक्त वो खासे खुशगवार मूड में नजर आ रहा था। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी जो मदद की उसके लिए मैं तुम दोनों का बेहद मशकूर हूँ। मैंने कहा, जो कुछ हमने किया उसके लिए हम मजबूर थे, काश हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते। किंग बोला, मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि तुम दोनों ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया होगा। तुम दोनों ही नौ उम्र और ना तजुर्बेकार हो, जबकि तुम्हारे मुकाबले में जो लोग थे वो न सिर्फ इंतहाई तजुर्बेकार और मशाक लोग थे, बल्कि वो मुसल्ला भी थे, और तुम दोनों के पास तो शायद कोई हथियार भी नहीं था। मैंने कहा, लड़ाई में सबसे ज्यादा अहमियत हौसले की होती है मिस्टर किंग, और मैं ये बात कभी नहीं मान सकता कि जो शख्स जारहियत का मुर्तकिब हो रहा हो वो हौसला मंद भी हो सकता है। किंग ने हैरत से मुझे देखा। बोला, बहरहाल पिछली रात अगर तुम लोग हमलावरों से मुकाबला न करते तो वो कभी फरार न होते और शायद हमारा पूरा कैंप तबाह करके ही दम लेते। मैंने कहा, महज इत्तेफाक था मिस्टर किंग के हमारे यहाँ पहुँचने के चंद घंटे बाद कैंप पर हमला हो गया, और मजीद इत्तेफाक ये कि कुछ हमला आवर हमसे भी आ टकराए। किंग ने कहा, मुझे तो तुम दोनों ही लड़ाई भिड़ाई के फन में ताक मालूम होते हो। मालूम नहीं तुम कौन लोग हो, क्या अपना तारुफ नहीं करवाओगे? जवाब में हमने उसे वो घड़ी हुई कहानी सुना दी जो हमने उसे सुनाने के लिए ही घड़ी थी।